वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अभी तक जो है वो हमने डिफरेंट टॉपिक्स और बेसिक जो है न्यूक्लियर फिजिक्स की समझ ली। जैसे कि हमने जो है वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई को डिस्कस कर लिया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, कूलम्ब बैरियर को डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो है वो चार एक चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन कम्पैक्ट फॉर्म। उसके बाद वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ क्यू वैल्यू इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। तो जब भी एक इस तरह की इंटरेक्शन या एक इस तरह की इंटरेक्शन या एक इस तरह की कोलिजन होगी टारगेट न्यूक्लियाई के साथ या पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ कि उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाए, तो वो रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करते हैं एक टारगेट न्यूक्लियाई है और इस पर हम जो है वो एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवा देते हैं। अब इस इंटरैक्शन की वजह से इस टारगेट न्यूक्लियाई से एक प्रोटॉन निकल जाता है और इसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा? इस तरह का रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा। आपको अपने सामने एक जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है अपनी डिस्प्ले पे, जिसमें हमारे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल मौजूद है और उसके साथ प्रोजेक्टाइल मौजूद है, टारगेट न्यूक्लियाई मौजूद है, डॉटर न्यूक्लियाई मौजूद है और आउटगोइंग पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, और ये मैंने समझा दिया। प्रोजेक्टाइल जो है वो हमने यहाँ पे एक न्यूट्रॉन सपोज किया है, आउटगोइंग पार्टिकल प्रोटॉन सपोज कर लिए। और अब क्योंकि टारगेट न्यूक्लियाई की आइडेंटिटी चेंज हुई है और वो उसने एक दूसरा न्यूक्लियाई बन गया, इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का तरीका है। तो हम जैसे केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं, एग्जैक्ट उसी तरह हम न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख सकते हैं। रिएक्टेंट में जो है हम अपने इंटरैक्टिंग प्रोजेक्टाइल और पेरेंट न्यूक्लियाई या टारगेट न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करेंगे और जो प्रोडक्ट होंगे वहाँ पर हम डॉटर न्यूक्लियाई और आउटगोइंग पार्टिकल को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है हर बार जो है न्यूक्लियर रिएक्शन इसी तरह लिखा जाएगा, बल्कि जो अब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का दूसरा तरीका होगा। और उसमें क्या होता है कि हम जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई को जो है वो लिख लेते हैं और बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं। अब जितने भी पार्टिकल जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मौजूद होंगे ना, डॉटर और पेरेंट न्यूक्लियाई के अलावा, जैसे यहाँ पे जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं ए से न्यूट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं और बी से प्रोटॉन को कंसीडर कर लेते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स पैरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के अलावा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मौजूद होंगे ना, उसको हम स्पेस में ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये भी एक तरीका है न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का। और ये जो कोमा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोमा की राइट साइड पे जितनी चीज़ें हैं वो जो है प्रोडक्ट के साथ हैं या डॉटर न्यूक्लियाई के साथ हैं, और लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो मेरे पास पैरेंट न्यूक्लियाई के साथ है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब जितने भी पार्टिकल जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व थे, जैसे पैरेंट न्यूक्लियाई, आउटगोइंग पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल, डॉटर न्यूक्लियाई, इन सारों के पास 2 चीज़ें तो जो है वो ऑब्वियसली मौजूद होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी चीज़ है इनका रेस्ट मास। तो हमने ना इन चारों की काइनेटिक एनर्जी लिख ली और उसको लिखने की क्या वजह है वो अभी थोड़ी देर तक हम समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी को हमने TA से डिनोट कर लिया, टारगेट न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी को TX से डिनोट कर लिया, डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी को हमने TY से डिनोट कर लिया, आउटगोइंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को हमने TB से डिनोट कर दिया। और इसी तरह से हमने जो रेस्ट मास है इसमें सिर्फ हमने m के साथ a c² लिख दिया, उसके बाद m के साथ ही चेंजेस कर दी हैं, mxc², myc², mbc²। अच्छा, अब उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज़ करते हैं ना,
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यूज़ करने के बाद हम जो है वो इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और फाइनल रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स को एक साथ लिख देते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि हम ये भी पढ़ेंगे कि क्यू वैल्यू क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, और ये सारा काम हमने जो एनर्जीज़ और रेस्ट मास से किया है, ये हमने क्यू वैल्यू को ही निकालने के लिए किया है। So Q value in terms of nuclear reaction is defined as the difference between initial and the final gas mass energy from a reaction। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है और उस न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर मैं इनिशियल और फाइनल रेस्ट मास एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास Q वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट मास एनर्जी से निकालें, बल्कि हम काइनेटिक एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी की बात करेंगे। So the इनिशियल मैसेज वाज mx प्लस ma, जो कि मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल और टारगेट न्यूक्लियाई के मैच थे, और फाइनल मैच जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई और आउटगोइंग पार्टिकल का हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब ये एक तरीका है क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने का। अच्छा, अब आगे जो है वो हम न्यूक्लियर रिएक्शन की क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। तो न्यूक्लियाई जो हैं वो 2 तरह से क्लासिफाई हुए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, द सेकंड वन इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन इन दोनों पर जाने से पहले एक और टर्मिनोलॉजी आप पढ़ लें, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस तरह की एनर्जीज़ या मिनिमम एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, जो डॉटर न्यूक्लियाई और आउटगोइंग पार्टिकल का मास होगा, वो कम होगा मास ऑफ रिएक्टेंट से, और उस वजह से मेरी जो क्यू वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्योंकि ये वाली चीज़ बड़ी है ना, जब ये वाली चीज़ जब मासेस बड़े हैं पैरेंट न्यूक्लियाई और प्रोजेक्टाइल के, तो मेरे पास क्यू वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये याद रख ली। अच्छा, दूसरी चीज़, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट साइड पे रिलीज़ होती है, ठीक हो गया? उसके बाद एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन को जो है ना, वो रिएक्शन होते हैं जिनको कोई भी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, बल्कि वो टाइम के साथ-साथ, यानी कि टाइम जैसे-जैसे चेंज होता जाता है, जैसे-जैसे टाइम इंक्रीज़ इन ऑर्डर की तरफ जाते हैं, वैसे-वैसे ये रिएक्शन खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, इनको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद जो है वो हम ये याद रखना है कि टोटल मास जो है वो लेस देन है मास ऑफ रिएक्टेंट से। मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज़ लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट। और उसकी एक और वजह आती है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, इसमें से कुछ मास जो है वो एज़ अ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है वाया आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, और कुछ जो मास है वो मास ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। और उसके लिए ही हमने आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू mc स्क्वायर, व्हिच शोज दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। अच्छा, इसके बाद एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें हमने लिखा है a प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस बी प्लस क्यू, यानी कि क्यू वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में रिलीज होगी। और इसकी एग्जांपल है, सबसे पहली एग्जांपल ये है कि यूरेनियम 238 विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पैलेडियम 119 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 न्यूक्लियाई पैलेडियम के बना लेते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल होगी। और सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है ड्यूटेरियम की। जब भी 2 ड्यूटेरियम आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियाई बन जाता है, और हीलियम न्यूक्लियाई के साथ हमारे पास एक न्यूट्रॉन आ जाता है, और न्यूट्रॉन के बाद हमारे पास 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्यू वैल्यू रिलीज होती है, या आप ऐसे समझ लें कि 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि मेरे पास जो क्यू वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब है कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं इसके मासेस ज़्यादा हैं मेरे इनिशियल मास से, ठीक है? फाइनल मास इज़ ग्रेटर देन द इनिशियल मास। और एनर्जी जो है वो अब्ज़ॉर्ब होती है ऑन द रिएक्टेंट साइड। एनर्जी क्यों अब्ज़ॉर्ब होती है?
क्योंकि ये एक थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिक्वायर करता है। ये इसकी ये रिक्वायरमेंट है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ मिनिमम एनर्जी। ये टाइम के साथ खुद ब खुद ही नहीं होता, बल्कि इसको हमें करवाना पड़ता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं। a प्लस एक्स प्लस क्यू प्लस गिव्स अस b प्लस वाई इन अ प्रोडक्ट साइड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने लिथियम का आइसोटोप है, और लिथियम के आइसोटोप को हमने न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया है। अब न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पे एज अ प्रोजेक्टाइल तो एक्ट कर रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है। इस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है? हमारे पास न्यूट्रॉन से। एंड व्हेन द न्यूट्रॉन interact with the lithium, it converted this lithium into helium and hydrogen, and the mass of helium and the hydrogen is far greater than the mass of isotope of a lithium. So this was about today video lecture, and the purpose of this lecture was to inform you some journal terminologies about nuclear reactions, and how nuclear reactions basically based on its kinetic energy, and what are the exothermic and endothermic nuclear reaction. See you in the next video lecture.